नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आज मुद्दा क्या है वो बताता हूं। देखिए, संभल में विवाद थमने का नाम नहीं लेता। पहले जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया, सर्वे को लेकर बवाल हुआ, तो अब योगी सरकार जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनवा रही। लेकिन अब पुलिस चौकी को लेकर भी विवाद हो रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है। इस संभल के डीएम का इस पर कहना है कि जमीन नगर पालिका की संपत्ति है और कुछ लोग उनके पास अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे। जो लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बीजेपी भी ओवैसी और वक्फ बोर्ड दोनों पर हमलावर है। आरोप लगाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड बिना किसी आधार और ठोस सबूत के किसी की भी जमीन पर दावा कर देता है। महाकुंभ से साधु संतों ने भी इस मामले पर कहा है कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि सारे विवादों की वजह ये बोर्ड ही है। वक्फ बोर्ड का सबसे ताजा विवाद राजकोट से सामने आया है, जहां आज बिना किसी नोटिस और सूचना के वक्फ के आदेश पर दुकानों के ताले तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया गया। आज करेंगे इसी मुद्दे पर बहस जरूरी है, क्योंकि संभल में पुलिस चौकी बनाने पर ओवैसी ने सवाल उठाया है। क्योंकि पुलिस चौकी की जमीन को ओवैसी ने वक्फ की जमीन बताया है। ओवैसी ने मोदी योगी को खतरनाक माहौल बनाने वाला बताया है, क्योंकि जमीन पर दावे को लेकर वक्फ बोर्ड फिर विवादों में है। और राजकोट में, जैसा कि मैंने बताया, वक्फ ने जबरन दुकानें खाली कराई, सामान फेंका। तो जरूरी है इस मुद्दे पर डिबेट करना। इसी मुद्दे पर आज ठोकेंगे ताल और पूछेंगे सवाल। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। संभल की पुलिस है जो आसारे कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं, और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। ओबीसी तो पागल हो गया है। वो तो सब जगह कहता है कि हमारी बनी है। उससे कहने से क्या हो जाएगा। वक्फ बोर्ड अभी कल पैदा हुआ, कांग्रेस के ज़माने में, इंदिरा गांधी के ज़माने में आया। पेपर अगर डालना है तो हैदराबाद के उन लोगों के डालिए जिनकी प्रॉपर्टियां आपके लोगों ने छीन ली हैं और आपके लोग उन पर कब्जा करके बैठे हैं। सत्याव्रत पुलिस चौकी के विषय में जो भी दस्तावेज हमारे पास आए हैं उनका हमने परीक्षण किया है, जांच की है। जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी अनरजिस्टर्ड हैं, सत्यापित हैं। वहां पे कलेक्टर साहब बोल रहे कि नहीं हमारे को कोई कागज दिखाई नहीं। अब कलेक्टर साहब, आपको जो देखना चाह रहे आप देख रहे, जो नहीं देखना चाह रहे नहीं देख रहे आप। ये अवैध तरीके से जो है हमारे धार्मिक स्थानों को जो है कब्जा कर रहे हैं, अपने अधीन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे जो उत्तर प्रदेश के जरूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल को, सामाजिक माहौल को खराब करने के लिए मशीनरी का उपयोग कर रही है, यह हमारे लोकतंत्र के लिए और संवैधानिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तो संभल में पुलिस चौकी जमीन किसकी? आइए ताल ठोके की डिबेट अब शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले डिबेट में हमारे साथ हमेशा की तरह कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं अपने पैनल से। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल हुसैन MIM के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विश्व हिंदू परिषद से अमितोष पारेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद शरीफ अध्यक्ष SIMPLB हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा स्टूडियो में मेरे साथ धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सबसे पहले अनुराग भदौरिया, आपसे शुरू करते हैं।
नहीं, माफ कीजिएगा, आदिल हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब चूंकि आदिल हुसैन साहब के जो बैरिस्टर साहब हैं उन्होंने ही इस पूरे मामले को जीवित किया है यह कह करके कि वक्फ बोर्ड की वो जमीन है, तो शुरुआत उनसे करते हैं। माफी चाहता हूं अनुराग जी, आता हूं आपके पास। आदिल हसन साहब, यह बताइए कि दिक्कत क्या है? कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर वहां पर मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिसको यह कह दिया गया, प्रशासन ने बता दिया गया कि वो वक्फ की नहीं नगर पालिका की जमीन है, कुछ लोग कागज लेकर आए थे, उन पर कार्रवाई होगी, तो फिर बैरिस्टर साहब तो बहुत पढ़े लिखे हैं, कानून के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, फिर वो ये बात कहकर किस तरीके के विवाद को हवा देना चाहते हैं? नहीं, ये बात तो सच्चाई है ना सर। 7 लाख बच्चे का इनरोलमेंट कम हो गया। आपने जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने टीचर को जो शुरू किया था तनख्वाह देने के लिए, वो योगी सरकार में बंद हो गया, केंद्र से पैसा नहीं ले पाए। आप आज वैशाली मेट्रो में एक 25 साल की लड़की का हत्या हो गया। आप मुरादाबाद में एक नौजवान का मॉब लिंचिंग में आपने मार दिया। उसके बाद आप लखनऊ में बांग्लादेशी के नाम पर बुलडोजर चला दिया। अरे नहीं सर, नहीं सर, जाना था जापान, बुलडोजर चला दिया गया लखनऊ में आज बांग्लादेशी के नाम पर। नहीं, मैं जाना जापान की बात नहीं है, बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले, लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, किस वक्त की जमीन पर हॉस्पिटल खुला है आदिल हसन? वक्त की किस जमीन पर हॉस्पिटल खुला, पहले बताइए। किस वक्त की जमीन पर हॉस्पिटल खुला, जल्दी बताइए। आपके मुस्कान साहब, आप खोलिए ना, हम तो चाहते हैं। वक्फ की जमीन पर मैं कैसे खोल दूंगा? मेरी जमीन को भी वक्फ अपनी बता सकता है, मैं वक्फ की जमीन पर कैसे खोल दूंगा हॉस्पिटल? सर, मैं कैसे खोल दूंगा? आदिल हसन फंस गया, बताइए। वक्फ की किस जमीन पर हॉस्पिटल बना? बोलने दीजिए। नहीं, मुस्कान साहब, अरे बोलने दो भाई। आप बोलिए ना। आप कह रहे हैं हॉस्पिटल बनाते, आप मस्जिद के सामने हॉस्पिटल बनाने की जगह दे सकते हैं, लेकिन वक्फ की किसी जमीन पर आप हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, बताइए। सुनिए, आप सुनिए, आपको जानकारी का अभाव है ना मुझे। अच्छा बताए ना, मैं तभी तो पूछ रहा हूं, मैं मान रहा हूं मुझे जानकारी का अभाव है भाई, मैं आपसे तभी तो पूछ रहा हूं, मैं बता थोड़ी रहा हूं, मैं जानकारी दे थोड़ी रहा हूं, मेरे पास जानकारी का अभाव है, इसीलिए मैं जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि आदिल हसन मुझे बताएं कि वक्फ की किस जमीन पर हिंदुस्तान के अंदर हॉस्पिटल बनाया गया है। सही कह रहे हैं आप, जानकारी का अभाव। सुनिए, मैं आपको बता दूं अब। अच्छा, लेट मी स्पीक, अलाउ मी टू स्पीक। अरे बोलिए सर, मैं किसी अनुराग मुस्कान साहब। हाँ, तो आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा सर? नहीं, इंटरप्ट नहीं कर रहा, हम तो बातचीत कर रहे हैं। बोलने दीजिए, आज पहला दिन है। आज पहला दिन, आज तो बोलने दीजिए। हर दिन मेरी डिबेट में सब बोलते हैं, आज तो आजाद रहिए। बोलिए। सुनिए, मेरा ये कहना है, वक्फ डेवलपमेंट फंड है सरकार के पास। सरकार वक्फ डेवलपमेंट फंड के तहत क्यों नहीं वक्फ ग्रांट देती है ताकि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज बने? हम लोग ने तेलंगाना में स्कूल बनाया है, हमने कॉलेज बनाया है, लड़कियों के लिए हमने बनाया है। हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है देश के सामने। अकबर ओवैसी साहब 25,000 बच्चे को मुफ्त में तालीम देते हैं, लगभग 10,000 बच्चियों को मुफ्त में मेडिकल इंजीनियरिंग का तालीम देते हैं। ये हमारा मॉडल है, ये पूरे दुनिया और देश के सामने है। आप हर कुछ में बुलडोजर का जो माइंडसेट है वो कब निकलिएगा? की बात कीजिए, और एसपी पर जो 5 बच्चों आज बांग्लादेशी के नाम पर लखनऊ में चला है। सबसे बड़ा बांग्लादेशी शेख हसीना को तो नरेंद्र मोदी ऐसा अतिथि बनाए हुए हैं, लगता है उनका पुराने जन्मों का रिश्ता है। आज लखनऊ में कल चला है सर, पता कर लीजिए। और मॉब लिंचिंग, मुरादाबाद में एक आदमी को मॉब लिंचिंग किया गया है। आप बोलिए, आप गौ हत्या के नाम पर, अरे सरकार का कानून क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन गौरक्षक बन गया है क्या? एसपी बिश्नोई को बना दीजिए गौरक्षक, संभल के एसपी को बना दीजिए, संभल के एसपी को बना दीजिए। वो मर गया, संभल में संभल में 5 आदमी मर गए हैं, उस पर बतलाएं योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? उस पर गोपाल अग्रवाल पर क्या करेंगे? कानपुर में जो बच्चा तिरंगा यात्रा में मरा था, उसके घर तो कोई बीजेपी नहीं जाएगा। उसको तो उस पर तो योगी आदित्यनाथ, जो जज मेजोरिटी कम्युनिटी पर उस जज का वकालत योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुला के फटकार लगाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखता है। अरे अहंकार नहीं रखे, ये 2025 का पहला दिन है। योगी आदित्यनाथ जिस कुर्सी पे बैठे, याद रखे उससे बड़े बड़े धुरंधर बैठे थे। सबको पूर्व होना है, याद रखे। योगी आदित्यनाथ याद रखे, परमानेंट कुर्सी नहीं होती है, पूर्व होना पड़ेगा। इस दुनिया का सच्चाई है। और योगी आदित्यनाथ को भी पूर्व होना पड़ेगा, ये अहंकार नहीं करे। तो एक से एक राजा चले गए, एक से एक बादशाह चले गए, आज उनको बाल बच्चे को कोई पहचानना नहीं है। अच्छा,
ये अहंकार तोड़ने बोलिए योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार को। हंसने लगे आपकी बात सुन करके, मुझे लगा आप बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं, लेकिन के शर्मा हंस रहे हैं। के शर्मा जी, आदिल हसन साहब के सवालों का जवाब दीजिए, हंसते हुए दीजिए, लेकिन दीजिए। लेकिन मुझे मैं क्या जवाब दूं, अनुराग मुझे क्या जवाब दूं, आप बताओ। आपने विषय संभल का चालू, अभी सत्ता का नशा है, क्या जवाब देंगे भाई? अब इनको या तो बंद करा लीजिए, तब जी करें डिबेट। सुन लीजिए, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपने संभल का विषय उठाया, जिसमें ओवैसी साहब ने एक झूठे दस्तावेज के आधार पर वहां पर कहा, जो पुलिस चौकी बन रही है, कि साहब ये बफ की जमीन है, और इस पर जो है एसडीएम का जवाब आ गया कि जो दस्तावेज है वो झूठे हैं, कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं, कुछ नहीं। और ये तो ओवैसी साहब को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, मुझे आश्चर्य, उनके प्रवक्ता हैं ये। ओवैसी ने जो बोला, ओवैसी की बात का ही डिफेंड कर लिया। एसडीएम जज बन गए हैं क्या? वो जज ही है भाई, आपको नहीं पता? ओवैसी तो होगा मोहल्ले का, नहीं होता है। अरे वही है राजस्व का प्रमुख, राजस्व का प्रमुख वही है वहां। आपको गलत जानकारी है। और कोर्ट में भी जाएगा तो उसी का जाएगा भैया। अब अच्छा, बात पूरी हो जाने दीजिए। ये क्या आपने आपत्ति दर्ज करा दी, अब के शर्मा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, काउंटर के लिए आपको मौका दूंगा आदिल साहब में। देखिए, कोर्ट में तो आपके पास पूरी राइट है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ। लेकिन उस जिले का प्रमुख तो वही है ना, और राजस्व का अधिकारी है, सारे जमीन से लेके सारे विषय का प्रमुख वही है, मामले भी उसके उसमें चलते हैं, न्यायालय में भी चलते हैं उसके। इसके बावजूद ओवैसी इतने बड़े, मैं तो सुनता हूं कहाँ के बैरिस्टर हैं, कहाँ के वकील हैं, इतना गाते हैं लोग। अनुराग जी, फर्जी नहीं है। अरे सुन ले भाई, सुन लो ना, इतना गाते हैं अनुराग जी। पिछले मैं कम से कम 15 साल से सुन रहा हूं, हर मुद्दे पर ओवैसी एक अनुच्छेद दिखाते हैं, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, फलाना। राम जन्मभूमि का जब आया निर्णय, उसका संविधान से बता रहे थे तो निर्णय गलत है। ट्रिपल तलाक पे भी संविधान गिना रहे थे। एक मामले पर ओवैसी कोर्ट में नहीं दिखते मुझे, सिवाय भड़काने के अलावा। बता दीजिए किस मामले पर ओवैसी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर डिबेट किए? वकील है ना, बैरिस्टर है ना, किसी मामले पर लड़ते? केवल बयान देके मुसलमानों को भड़काना। नरेंद्र मोदी को बोलिए, अरे भाई रुक जा, नरेंद्र मोदी से पूछिए। अरे बोलिएगा आदिल साहब, ये सब बातें बोलिएगा अपनी बारी पे, मैं रोकूंगा नहीं आपको, बोलिएगा अपनी बारी पे बोले। मुझे आज बहुत कम मेहमान है हमारे साथ, सबको भरपूर मौका मिलेगा। ओवैसी जो है कहां से पढ़ के आए हैं मुझे नहीं पता है, बैरिस्ट्री। माइक में टीवी के सामने तो दुनिया भर का कानून पढ़ाते हैं, ये संविधान का विरोध, वो संविधान का गलती कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। लेकिन वही मामले यदि कोर्ट पर आ जाते हैं, आप बताइए ट्रिपल तलाक पे खड़े हुए हो? क्यों नहीं खड़े हुए? गंगा जो है खून की नदियां बहा रहे थे वो तो राम जन्मभूमि पे खड़े हुए लड़ने के लिए, और जितने मुद्दे आए उस पर खड़े हुए हैं क्या? कभी नहीं खड़े होंगे। केवल लोगों को बहकाना, लोगों को गुमराह करना, जो समाजवादी पार्टी करती है वही काम ओवैसी करते हैं कि मुसलमानों को भड़का कैसे दो। अब मैं बताता हूं समाजवादी पार्टी कैसे भड़काई, इसी संभल पे। मैं इसका उल्लेख एक बार पहले भी अनुराग जी कर चुका हूं जी। 3 दिसंबर को जो है अखिलेश यादव एज ए सांसद लोक महत्व के अविलंब मुद्दे पर 12 बजे सदन के अंदर बोले, और ये सदन का उनका पूरा बोला हुआ रिकॉर्ड है मेरे सामने, जो वहां से संसद से उसके वेबसाइट से निकलता है जी। इस पे इन्होंने देखिए कैसे कैसे झूठ बोले। शुरुआत किया, अध्यक्ष महोदय, संभल इसलिए जाना जाता है कि वहां के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। वहां पर अभी से नहीं बल्कि सदियों पुराना भाईचारा है, और लोग हजारों सालों से इसी तरह से रहते आए हैं। अब जब संभल का इतिहास निकला तो पता चला कि स्वतंत्रता के बाद से अभी तक 19 दंगे हो चुके हैं, और कम से कम 200 से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। ये तो समाजवादी पार्टी का भाईचारा का परिभाषा है। जहां हिंदू मारे जाएं, जहां 19 दंगे हो, वो संभल भाई भाईचारे का स्थान है। फिर इसी मामले पर खुदाई इसी उस पे जो बोला है उन्होंने अपने शॉर्ट नोटिस पे, इसी पर 5 बार खुदाई शब्द का प्रयोग किया है। मस्जिद खोदी जा रही है। और मुझे आप अनुराग जी, मैं चुनौती के साथ इस पैनल पे कहता हूं, एक मुझे मस्जिद बता दीजिए जिसका 1 इंच जमीन भी खोदा गया हो आज तक भारत में। लेकिन केवल मुसलमानों को भड़काना,
उनके अंदर अराजकता पैदा करना, उनसे हिंसा करवाना, यही काम ओवैसी का और यही काम जो है अखिलेश यादव का बच गया है। ठीक है। और यही काम अभी भी ओवैसी इसलिए कर रहे हैं, वहां पर ये कह के झूठ फैला के मुस्लिमों को देश भर के बहकाना चाहते हैं कि देखो वक्फ की जमीन में बनाया जा रहा, जबकि पूरे कागजात ये बता रहे हैं, स्वयं एसडीएम राजस्व के प्रमुख कह रहे हैं कि आप कागज लेके आ जाइए, आप दिखाइए, कोई पक्ष कोई वादी किसी न्यायालय पे गया हो, कहीं नहीं। वैसे भी वक्फ जब क्लेम करता है तो यही तो एक अंधा कानून बना के कांग्रेस तुष्टीकरण करके गई थी जी कि वक्फ क्लेम करे तो आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जमाना बदल गया है सर, यही गलत बोल रहा है। और इतना ही मोदी जी का मैं आपको बता दूं, आपके बस का नहीं है वो जमाना गया। वो अब जो है ना, आप जो है कांग्रेस का जमाना नहीं और ना समाजवादियों का जमाना है। और अभी भी अब चुप रहा भाई, चुप। आपने बोला इतना, मैं इतना तो बोल रहा, कब काहे को हल्ला कर रहे हो? उस विषय पे तो बोल नहीं पाए जो विषय बोलने के लिए कहा गया। दुनिया का यहां से वहां ना चले, इसलिए क्योंकि ओवैसी की तुम वो कर ही नहीं पाओगे। मैं पुनः अनुराग जी इतना कह रहा हूं कि अब जो है न्यायालय पे क्लियरिटी है। और समाजवादियों का प्रोपोगंडा जो था संभल में, इनका जब सांसद चोरी के आरोप में, वहां पर बिजली चोरी के आरोप में अभी आरोपी बना है, उस पर भी कितना हल्ला कर रहे हैं। वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि वहां पर 150 से ज्यादा बिजली चोरी के केस लगे हैं, वहां पर इनका सांसद समाजवादियों का जो है वो बिजली चोरी के मामले पर उसके ऊपर केस हुआ है। वो इलाहाबाद गए थे, वहां से भी उनको राहत नहीं मिली। वैसे मैं एक कह दूं, अनुराग भदौरिया अभी जब बोलेंगे संभल पे नहीं बोलेंगे। वो दुनिया, जैसे अभी ये आदिल साहब घूम रहे थे ना, वैसे ही वो यहाँ उनको महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, आज इस विषय पे नहीं बोल पाएंगे। चलिए देखते हैं, यही सब गाएंगे अब क्योंकि इस पे तो उनकी जो है नकाब उतर गए। क्यों? उनको पता है ऑलरेडी कि संभल में इनका नकाब उतर चुका है, इनका नेता झूठा साबित हुआ है और इनका सांसद वहां पर बिजली चोरी का आरोपी बना है। चलिए अनुराग भदौरिया नहीं बोल के सब कुछ बोलेंगे, उस पे नहीं बोलेंगे, ये मैं आपको दावे से मैं बता रहा हूं, अनुराग भदौरिया आज संभल पर ही बोलेंगे, इधर उधर बात करेंगे ही नहीं। ये मैं कह रहा हूं कि आप देखते हैं आप में और मेरे में से अनुराग भदौरिया किसे सही साबित करते हैं, किसे गलत साबित करते हैं। अनुराग भदौरिया स्वागत। मुस्कान जी 10 सेकंड, मुस्कान जी 10 सेकंड सबसे पहले सबसे पहले मैं अपनी बात कह लूं, सबसे पहले 9 वर्ष की मैं अपनी बात कह लूं भाई। सबसे पहले 9 वर्ष की सभी साथियों को, जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह हम तो चाहेंगे कि देश में सारे व्यक्तियों के अंदर खुशियां आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान ये कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि आने वाले साल में महंगाई, बेरोजगारी कम हो, लोगों को नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा था अनुराग भदौरिया महंगाई की, बेरोजगारी की और अरे हाँ, तो हाँ वही और बोलने कि उसकी बात नहीं कर, उसकी बात करेंगे, संभल की बात नहीं करेंगे। अरे भाई बोलने दीजिए, भाई बोलने दीजिए। काहे नए साल पे भी बीजेपी की बैटिंग चलेगी तो? अरे भाई नए वर्ष में झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम किसी की बैटिंग नहीं करते सर, नए वर्ष में ही झूठ किसी की बैटिंग नहीं करते। कर सार पार्टियां हम पर आरोप लगाती हैं। बीजेपी वाले कहते हैं समाजवादी पार्टी की बैटिंग करते हैं, कांग्रेस की बैटिंग करते हैं, कांग्रेस कहती है बीजेपी की बैटिंग करते हैं। देखो नए साल में, अरे सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए। नए साल में तू में नहीं, अगर उनको और बोलना है तो बुलवा लीजिए। नहीं आप बोलिए, तो पेट में दर्द होगा, बोलिए बस इतना मैं कह रहा हूं। हाँ देखिए, सवाल है कि महंगाई, हाँ देखो अभी दर्द शुरू हो गया। महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई, ये देश की समस्या है और देश की समस्या, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने कहा ना दर्द शुरू हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी इस देश की समस्या है, इसको कोई नकार नहीं सकता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुद्दों पे चर्चा ना हो, इसीलिए संभल पे बात हो। और संभल पे जो इनके साथी है वो इन्हीं के साथी है जो इस पे बार बार सवाल उठाते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। इनका काम ही है कि जो बार बार कह रहे थे, ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, मुसलमानों को भड़काना। मुसलमान नहीं है, वो भी हिंदुस्तानी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश पे सबको बराबरी का अधिकार है। जो इस दावे के साथ कहते हैं और बड़ा जोर दे के कहते हैं कि मुसलमान अब वो इस देश का नागरिक है, उतना ही अधिकार है जितना और किसी का इस देश पे है। ये क्यों भूल जाते हैं? इसलिए भूलना नहीं चाहिए। इस देश, हिंदुस्तान सभी का है और जब जहां पे समस्या होगी उस पे बात होगी, चर्चा होगी। इस देश के अंदर में चाहे संभल हो, चाहे कोई दूसरा जिला हो, भाईचारा हमेशा रहा है
और प्यार मोहब्बत की बात इस देश में हमेशा से रही है और मिलजुल के लोग रहे हैं। और मिलजुल के अगर नहीं रहते तो आज अंग्रेजों का राज होता। सबने मिलजुल के यहां से अंग्रेजों को खदेड़ा है और उसमें सबकी शहादत है। अगर जिनकी शहादत नहीं होती है वो ज्यादा चिल्लाते हैं, इसलिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जब जिसका योगदान समाज के अंदर नहीं होता है वो ज्यादा चिल्लाता है, मेरा योगदान है, मेरा योगदान है, मेरा योगदान है। इसके मतलब समझ लीजिए उसका योगदान नहीं है। तो जिनका योगदान नहीं है वो दावेदारी ज्यादा करते हैं हिंदुस्तान पे। आज सवाल यह है कि हिंदुस्तान के अंदर में ये कह रहे वो जमाना गया, बिल्कुल वो जमाना आप चाहते नहीं हो कि हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तान तरक्की करे। आप तरक्की की ओर ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि आप वो जमाना चला गया जहां लोग तरक्की क्या करते थे, जहां पे रोज एक नया यहाँ हॉस्पिटल्स की बात होती थी, कॉलेजेस की बात होती थी, यूनिवर्सिटीज की बात होती थी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसकी बात होती थी, कैसे हिंदुस्तान और आगे बढ़े इसमें बात होती है। हाँ, झूठे आंकड़े जोड़ दे दिए जाएंगे। आप आज के जमाने के हिंदुस्तान में 80 करोड़, आज ए टीम और बी टीम भदौरिया जी ने बिल्कुल फिट कर दी है कि किस प्रकार से बैटिंग करनी है, कौन सी बॉल कहां पकड़नी है। आज बिल्कुल सेट हो गया। आज बात ये हुई थी कि जमीन किसकी है, जमीन पर क्या होना चाहिए। भदौरिया जी, आपकी तो सरकार भी रह चुकी है, एक बात बताइएगा, पुलिस किस लिए होती है? पुलिस किस लिए होती है भदौरिया जी? अब हो गया, पुलिस किस लिए होती है? मान लीजिए आप फैल हो गए क्योंकि अनुराग भदौरिया एक लाइन नहीं बोले संभल साल का पहला दिन है। अभी भदौरिया साहब चुप नहीं हुए। अभी भदौरिया साहब की बारी जारी है। मेरे को फेल नहीं होने देंगे भदौरिया। अनुराग भदौरिया भाई, मेरे को फेल मत होने दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, आपको इस हरी जैकेट की कसम है। देखिए, मेरे और के शर्मा जी के बीच में ये शर्त लगी है। वो कह रहे हैं अनुराग भदौरिया संभल पर नहीं बोलेंगे और मैं कह रहा हूँ अनुराग भदौरिया संभल पर बोलेंगे। होने दीजिए। अरे मैं बोलूंगा, मेरी बात तो पूरी होने भूमिका बनाओगे कैसे चलेगा भाई? अरे जितनी देर भारतीय जनता पार्टी बोली है टाइम कंपेयर कर लेना। अच्छा। अगर उससे 1 सेकंड ज्यादा बोलूं तो बताना, इसलिए सुन लीजिए आप भी। तो जो संभल की बार बार चर्चा करते हैं, पता क्यों करते हैं? संभल की चर्चा इसलिए करते हैं, ये चाहते नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर में शांति हो और हिंदुस्तान के मुद्दों पे चर्चा हो। चौकी इसीलिए तो बनाई जा रही है कि शांति हो। उखाड़ के लाते हैं क्योंकि इनकी दुखती नग है। नहीं, सुन तो लीजिए, इनकी दुखती ही रग है। हिंदुस्तान के संभल में, उत्तर प्रदेश के संभल में शांति व्यवस्था नहीं बना पाए हैं, ये उसमें नाकाम रहे हैं। 15 मिनट वाला बयान याद है, उसमें बयान में खास बात थी। इस तरह से ये नाकामी की वजह से 15 मिनट वाली बात याद है ना, ओवैसी साहब की परेशान होने के बाद 15 मिनट वाली बात याद है ना, उसमें खास कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। आज वही दर्द सामने आ गया है कि अगर आज उस क्षेत्र में पुलिस चौकी बन गई तो दंगा कैसे होगा, पाकिस्तान से बुलेट कैसे आएंगी, दुबई वाली बुलेट का एक्सपोर्ट कैसे होगा, ये पूरे देश के अंदर वास्तविक तौर पर है। भदौरिया जी नहीं बोलेंगे। भदौरिया जी के जो सट्टे बट्टे हैं, चट्टे बट्टे जो वहां बैठे हुए हैं, जो वहां किस प्रकार से अराजकता, हिंदुओं को मारना है, हिंदुओं को काटना है, भगाना है, वो नहीं हो पाएगा ना। पुलिस जिस प्रकार से वहां बैठेगी तो वो समस्या है। मुझे बताइए ना, आप लोग तथाकथित तौर पर आप लोगों ने जिस प्रकार से इन लोगों को अनोनमस पावर्स दे दी है कि जो जमीन पे उपस्थित कर देंगे वो सब सामने आ गया है। आज आप नहीं बोले, आपके पास टाइम था, आप नहीं बोल पा रहे। अनुराग भदौरिया को बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया की बारी है, बोलने दीजिए। अब ये मेरे साथ ही खड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया, आज नए साल का पहला दिन है भाई, आज ये सब नहीं, आज मत करिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आपकी बात जब तक पूरी नहीं हो जाएगी दूसरे गेस्ट के पास नहीं जाऊंगा। आप लगाइए माइक, बोलिए। बात नहीं बंद करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा समय दूंगा मैं, कोई आपका समय ले नहीं पाएगा। बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, ठीक है, वो मेरे साथ खड़े ना, उनको चुप कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे साथ खड़े। जब आप मेरे साथ स्टूडियो में होते हैं तो आपको चुप कराना मुश्किल हो जाता है ना, ऐसे ही आज उन्हें चुप कराना मुश्किल है। आप बोलिए, आप अपनी पूरी बात कहिए। अनुराग भदौरिया, अपनी पूरी बात कीजिए, अपनी पूरी बात कीजिए। देखिए, संभल में सांसद आपका, विधायक आपका, तो आपको तो बात रखनी पड़ेगी अपनी। बोलिए बोलिए। अनुराग भदौरिया जब बोलेंगे कोई दूसरा नहीं बोलेगा, मैंने बोल दिया, हिदायत दे दी। चलिए अब बोलिए। अभी यहाँ ज्ञान के बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, की बात भाई, अच्छी डिबेट हो रही तो सुन लीजिए ना। आप तो अपने आप को संत बता। नहीं, अब अनुराग भदौरिया जब तक बोलेंगे कोई नहीं बोलेगा। हरकत करता है, आज सबको पूरा समय दूंगा मैं। बोलिए, आपकी बात हम सुन लेंगे। हाँ बोलिए। मुस्कान जी कमाल कर रहे हैं आप भी भाई, थोड़ा सभ्य है, सभ्य समाज में। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो संत का परिचय। हाँ बोलिए, अनुराग भदौरिया बोलिए। ऐसा तो मत कीजिए ना कि हम बोल रहे हैं कान में बड़ 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 बड़। हाँ नहीं, ये गलत है, इंटरप्शन होता है, उससे दिक्कत होती है बोलने में। मैं अपनी बात कह लूं? हाँ बोलिए। हेलो जी, बोलिए। हेलो अनुराग भदौरिया जी, बोलिए।
जी मैं अपनी देखिए सवाल है, मैं अपनी बात को देखिए, डिबेट अगर तरीके से कराई, पहला साल है, इतने चीखम चिल्ली। हाँ नहीं बिल्कुल एकदम बढ़िया। आप बोलिए ना, आप बोलिए। हम लोग देखिए, हमने कहा कि संभल के नाम पे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। क्या संभल के कभी भारतीय जनता पार्टी ने संभल के लास्ट इतनी सालों से है भारतीय, क्या संभल के विकास के बारे में बात की? क्या संभल में कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया? मैं पूछना चाहता हूं, कौन से इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया? कौन सा यूनिवर्सिटी बनाई संभल के अंदर में? कौन सी इंडस्ट्री लेके आए संभल के अंदर में? सिर्फ संभल के अंदर में क्या कर रहे हैं? 4 यहाँ इनकी नाकामी की वजह से, सरकार की नाकामी की वजह से, पुलिस सिस्टम की नाकामी की वजह से 4 लोगों की बच्चों की मौतें हो गई। कौन जिम्मेदार है उन 4 बच्चों की मौत का संभल में? जरा बताइए आप। तो संभल में 4 बच्चों की मौत होगी, परिवार उजड़ गया, जिनके घर का तारा चला गया, दीप जिसके घर का बुझ गया, कौन जिम्मेदार है? इस पे जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। रोज नया नया वहां पे खोजना चाहती है। कभी उस मस्जिद में घुस जाती है, किसी न किसी वहां मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं। भाई क्यों खोज रहे हो मस्जिद में मंदिर? मंदिर में मंदिर खोजिए ना। मंदिर आस्था का विषय है, धर्म राजनीतिक विषय नहीं है। आप धर्म को राजनीतिक विषय बना रहे हैं। तभी आपको अयोध्या में प्रभु राम ने आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि आप प्रभु राम आपके मन की बात जान गए हैं, क्योंकि आप एक्चुअल उनके प्रभु राम के आदर्श और आचरण को नहीं अपना रहे हैं। आप उनके नाम पर राजनीति करना चाहते हो। अयोध्या में आप हार गए, संभल में भी आप इसी तरह से कर रहे हो, आप हारोगे। इसी तरह से आप हर जगह हारोगे। आप प्रभु राम के नाम पे झूठी राजनीति करोगे। प्रभु राम के नाम पे राजनीति मत कीजिए। प्रभु राम के नाम पे अगर बात करनी तो आस्था का विषय है वो, इसलिए कहते हैं संभल की बात आप करते हो, लेकिन संभल में कैसे संभल का विकास हो, कैसे संभल का और उन्नति हो, इस पे चर्चा क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं करते? हमेशा उसमें एक नया अपनी एक बी टीम खड़ी कर रखी है। बी टीम कुछ बोलता है, उस पे चर्चा करना शुरू कर देते हो। ये बी टीम ए टीम जो है ना, ये देश का माहौल खराब करने वाले लोग हैं। ठीक है, के शर्मा जी जवाब दीजिए। मैंने अनुराग जी, मैंने कहा था आपको कि जिस विषय पर आप डिबेट लेके आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया एक शब्द नहीं बोल पाए, और मैंने 4 प्रश्न उठाए। भाई उन्होंने संभल के बारे में पूछा है, कौन सा अस्पताल बना, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज बना, कौन सा मेडिकल कॉलेज बना, कौन सा अस्पताल बना। ये जिस दिन ये लोग अखिलेश यादव वहां दंगा भड़काने के लिए बयानबाजी कर रहे थे, उस दिन उनका बयान संभल में कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, मैं अनुराग जी मैं बोलूं, अनुराग जी मैं बोलूं, वही पूछ रहा, वही पूछा मैंने, जवाब संभल में मेडिकल कॉलेज कौन सा बनाया है? मैं अभी आपने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कौन सा स्कूल बनाया है, कौन सी रोड बनाई है, आप बता के जाइए। हाँ बिल्कुल बताऊंगा। दीजिए। अच्छा हॉस्पिटल का नाम बताइए, बताइए नाम, बताइए नाम, बंद करेंगे नाम बताइए, नाम हॉस्पिटल का नाम, व्यक्ति को बंद करेंगे तब हॉस्पिटल का नाम। अच्छा अनुराग भदौरिया, अभी ये भाग रहा था बाकी दो, अभी ये टीवी छोड़ के भाग रहा था, टीवी में बहस करने की हिम्मत नहीं है इसको। अभी ये इतनी बहस चिल्ला रहा है, पेट में अब मुझे बता, ऐसे चिल्लाएगा, नौटंकी करेगा, खराब होने लगी। लेकिन अनुराग जी मुझे आपसे निवेदन है, आपसे गाड़ी उतरने लगी, भाषा शैली बिगड़ने लगी, पेट में दर्द। अब आप उनको बोलने नहीं दे रहे अनुराग भदौरिया। के शर्मा ने आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया। के शर्मा जी ने आपको पूरी डिबेट में अब तक इंटरप्ट नहीं किया। नाम बताया, मैं चुप रहूंगा। हाँ बोलिए के शर्मा। किया था तभी उनको याद दिला रहा हूं। नहीं मैं इसको बता रहा हूं, ये तो कई बार टीवी से भगाया गया है। अरे इस तरीके की भाषा शैली नहीं, आपके चैनल से कई बार इसको उठा के भगा दिए, आपके एंकर भगाए इसको। ये तो शर्म नहीं आती, हाथ पर जोड़ के भाषा शैली इसको मतलब पता है। अब मैं अपनी बात ठीक रखो, परेशान हो गए। अरे भाई कितनी बार भगाए गए हो, ये मुद्दे पे आइए। मेरे साथ भगाए गए, मेरे सामने। अनुराग भदौरिया फिर ये सवाल से बच जाएंगे, इसी के लिए भगाए गए। अनुराग भदौरिया बोलने दीजिए। के शर्मा जी बोलिए। भाषा देखिए, भाषा इसी के लिए इनको कई बार चैनल से भगाया गया, क्योंकि ये लोग। आप मुद्दे पे आइए, अनुराग भदौरिया। मैं मुद्दे पे, अनुराग भदौरिया पे नहीं हो रही ना, मैं मुद्दे पे आता हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं, मैं मुद्दे पे कह रहा हूं आपको। देखिए आपने डिबेट संभल पे जो ओबीसी के बयान है कि ये बप की जमीन, और वहां पर जो स्थिति है संभल, तो वो स्थिति है अनुराग जी जो आपने भी, आपके चैनलों ने दिखाया है, आपके चैनलों ने भी दिखाया है कि वहां एक धर्म विशेष के लोगों ने इतनी बड़ी अराजकता पैदा की थी कि सरकारी मशीनरी, मतलब बिजली जैसे चोरी के 150 केस, जिसमें इनका सांसद जो है चोरी का आरोप। अनुराग भदौरिया आप इंटरप्ट कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया पावर प्लांट नहीं, आप मैं बता रहा हूँ, वो मुझे पता है भाई, मुझे पता है, तुम्हें तकलीफ होगी ना। तुम्हारा सांसद चोरी करता है, चोरी का आरोप में है। कहाँ पे? तुम्हारा सांसद चोरी के आरोप में हूँ। अच्छा, मैं क्या लगता है कि आप अनुराग भदौरिया के शर्मा को बोलने नहीं देंगे। आदिल हसन भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं मुझे अनुराग जी, मुझे अपनी बात आप बोलिए। आप हमारे साउंड डाउन किए थे, हम किसी के लोगों के साथ
साउंड डाउन कीजिए, इनकी भी कीजिए। कभी डाउन नहीं होती, नहीं तो किसी इनकी की आवाज डाउन नहीं होती मेरी। मैं इसलिए कहता हूं, आप सुनिए, मेरी बात तो सुनेंगे ना, मेरी बात तो सुनेंगे ना। मैं इतना कह रहा हूं कि हमने जो डिबेट चालू किया उस जमीन के विषय पे एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि समाजवादियों का नकाब उतर जाता है, इनका मुस्लिम तुष्टीकरण जो है सामने आता है। अभी इन्होंने कहा वहां पर कि मुसलमान अब मुसलमान नहीं है, भारतीय हो गए। मैं कहता हूं तो भारतीय पहले से 140 करोड़ भारतीयों का ही देश है ये। पर आप उसमें ढूंढते हो कि 15% आरक्षण मुसलमानों को देना है धर्म के आधार पर, तो आपकी परिभाषा है उनको मुसलमान बना देना। हम तो भारतीय कहते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आप वहां पर जो मुसलमानों का जो वहां पर भड़का के एक तरह की अराजकता बना रखे थे, अब पुलिस चौकी वहां बनने से आपकी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, समाजवादियों का तुष्टीकरण वहां नहीं चलेगा। और यही सबसे बड़ा डेवलपमेंट है अनुराग जी, यही सबसे बड़ा डेवलपमेंट है किसी भी स्थान पर शांति पैदा करना। शांति यदि है तो विकास होगा। जहां पर इन समाजवादियों की गुंडागर्दी, इनकी मवालीपन ये चलेगा, वहां पर विकास नहीं होगा। तो इन गुंडों मवालियों की जो पार्टी है, ये मवाली पार्टी, अरे साहब मैं नहीं कहता, अनुराग जी मैं नहीं कहता, ये तो बकायदा तो फिर कोई दूसरा इससे आगे बढ़ जाएगा। नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, मुख्तार अंसारी क्या है? ठीक है, मुख्तार अंसारी गुंडे थे कि नहीं? अव्वल तो वो अतीक अहमद गुंडा था कि नहीं? प्रशासन का कहना है, अतीक अहमद गुंडा था कि एक बार को मान लिया जाए राशिद शरीफ साहब, मुल्ला गुलाम कहलाते थे, अस्पताल के लिए देने को तो तैयार हैं, पुलिस चौकी नहीं बनने देंगे या पुलिस चौकी पर आपत्ति करेंगे, ऐसा क्यों? मेरी बात अनुराग भदौरिया नहीं सुन पाएंगे क्योंकि उनकी जो है नकाब उतर रही है। ठीक है, राशिद शरीफ को बोलने देते हैं। राशिद शरीफ साहब बोलिए। बिजली चोरी के केस में है। ठीक है, ठीक है, बिजली चोरी करने वाले सांसद इनके बाकी सम्मानित मेहमान उनको बोलने दीजिए। टोटी चोरी का लगा है, अखिलेश यादव पर। राशिद शरीफ साहब आप बोलिए, आपकी आवाज आएगी। का विकास किया है, वही गिना रहे हैं नफरत, गिनाओ भैया नफरत। सबसे पहले आप बोलना शुरू कीजिए, बाकी चुप हो जाएंगे। अनुराग जी, झूठ, ये झूठ, सच, धोखा, नफरत आज के दिन प्लीज मत करिए। आज पहला दिन मैं नहीं कर रहा सर, मैंने तो एक सिंपल सा सवाल पूछा, कोई उसका जवाब नहीं दे रहा। नहीं, ये आपको नहीं बोल रहा सर, मुझे लग रहा है आप भी नहीं करेंगे, आप भी नहीं देंगे। मवाली नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं ये बताऊंगा कि सर जो संभल में जो हुआ, वो बच्चे जो मरे हैं उसके बारे में बात करिए। जमीन जो बच्चे हैं जो शहीद हुए उसके बारे में अगर कुछ कर सकते, अगर कुछ कर सकते उनके लिए, तो आज के दिन जितने पैनल में बैठे हुए उनके पीछे पार्टियां हैं, उनके लिए कुछ करे तो बताओ कि भाई हम ये आज वो बच्चों के अपराधियों के लिए कुछ नहीं होना है। ये अपराधियों के लिए कुछ नहीं होना है। के शर्मा गलत बात अपराधियों के लिए कुछ नहीं होना है। नहीं करना के शर्मा, निर्णय करेगा कोर्ट। अगर ये करके बस कर, ये नफरत फैलाना बस कर, कोर्ट ये नफरत फैलाना बस कर। बनी है तुम लोग के तरह जो अपराध किया है वो फंसेगा पहले। इसका जवाब अब तक किसी ने संबल के बारे में बात हो रही है, चौकी के बारे में बात हो रही है। जवाब दीजिए ना राशिद शरीफ कि अगर वक्फ की जमीन है भी, मान भी लिया जाए वक्फ की जमीन है, तो मेडिकल कॉलेज या अस्पताल बनाने के लिए तो देंगे, पुलिस चौकी बनाने के लिए नहीं देंगे, ऐसा कैसे? अरे यूनिट, अगर वहां की हुकूमत बोल रही तो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए देंगे सर, कॉलेजेस बनाने के लिए देंगे, तो पुलिस चौकी कानून व्यवस्था के लिए कितनी जरूरी है तो आप जानते हैं ना, पुलिस चौकी बनाने के लिए क्यों नहीं देंगे? क्या कहीं के लिए तुम्हारी नीयत खराब है वहां पुलिस चौकी डालने के लिए। पुलिस चौकी डालने के लिए नीयत खराब है तुम्हारी। 5 बच्चों को मार दे, 5 बच्चों को मार के वहां पुलिस चौकी डालेंगे। किसने मारा है? को शहीद करके गोली पोली जलेंगे। किसने मारा है? हाँ, किसने मारा? तुमने मारा है, तुम्हारी जहनियत ने मारा है, तुम्हारी नफरत ने मारा है, तुम्हारी ये नफरत जो बैठे हुए ना, पुलिस की गोली आप मारा है बच्चे, और पुलिस आपकी गोली खाने के लिए और पत्थर खाने को तैयार है वहां पे। अगर तुम ये नफरत बंद नहीं करेंगे तो बराबर फसाद। पुलिस के ऊपर गोली आप चलाओ, है, और इसके बाद जो है शहीदी दिखाओ अपनी कि शहीद हो गया। के शर्मा अपराध करो, भदौरिया साहब जो बोले उसका जवाब दे, इसके बाद भदौरिया साहब जो बोले उसका जवाब दे पहले। हाँ, यही कह रहा हूँ, पहले भदौरिया साहब बोले उसका जवाब दे। आप करो। क्या यूनिवर्सिटी बने, क्या हॉस्पिटल बने, बताओ पहले
पहले दीवाना बकवास बंद कर। तुमने भदौरिया साहब जो बोले वहां पर अराजकता का माहौल फैला रखा है। तेरे पास जवाब, हिंदुओं का पलायन हो रहा है वहां से, तेरे पास जवाब, हैदराबाद तेरे पास जवाब है कुछ? अगर तेरे पास जवाब है भदौरिया साहब का, मैं पूछ रहा हूँ ना, नहीं सर, वहां पर हिंदुओं का पलायन कैसे हो गया? कैसे हिंदू छोड़ के भाग रहे हैं वहां से? कैसे छोड़ के भागे वहां से? वहां पर आप लोग अपनी जो है दहशत फैला के रखे हो और वहां यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हो, वहां दहशत फैला के रखे हो, वहां से 50-50, 100 हिंदू परिवार पलायन हो रहे हैं, बनाएंगे आज जो है पलायन हो रहे हैं। आज आप पर कानूनी कार्रवाई हो रही है तो यूनिवर्सिटी याद आ गए आपको। तुम्हारी नफरत अभी तक जो है वहां पर कुर्बानी करने का जवाब प्यार से देंगे। अब जो है वहां पर आपको ये तुम्हारी याद आ नफरत गया, का जवाब प्यार से देंगे। अब आपको याद आ गया वहां पे, अभी तक वहां पर दहशत फैला के हिंदुओं का पलायन कर रहे हैं। बाबा प्यार से जमीन दे दीजिए ना थाने के लिए। एक मिनट, नफरत का जवाब प्यार से देंगे तो प्यार से जमीन दे दीजिए। प्यार से थाना बनाने के लिए, चौकी बनाने के लिए जमीन दे दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, एक मिनट सर, अनुराग जी, बोलिए राशिद शरीफ, बात कर लीजिए। भदौरिया साहब का एक भदौरिया साहब का जवाब आता भदौरिया साहब का पहले जवाब दे दीजिए, पहले जवाब दे दीजिए इसको, पहले इसको जवाब दे दीजिए। पहले भदौरिया साहब का अनुराग जी मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है, अमितोष पारेख अभी बचे हुए हैं, आचार विधि के पास जो ऑफिशियली गया नहीं। संबंध में वो हालात इन्होंने पैदा किए कि 100 परिवार हिंदुओं का पलायन कर गया, और वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी और ये बता रहे भाई दहशत फैला के वहाँ पर आप लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। ठीक है, अरे वहाँ पर कानून तोड़ रहे हैं, वहाँ एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, केसेस बन रहे हैं वहाँ पर। इनको यूनिवर्सिटी चाहिए वहाँ पे। हमारे पास बहुत जमीन है। आपके पास कुछ नहीं चाहिए, आपको हर जगह ये वक्त का जो है ना एक नशा छाया हुआ है। अभी आपको सही हो जाओगे, अभी वक्त आपका सही आ जाएगा, अवैसे साहब की बात कर रहा है, कितने हॉस्पिटल डाले देख, कितने कॉलेजेस डाले देख। अमितोष पारेख, जब ये पूछा जा रहा है किसी से भी कि जब वो जमीन वक्फ की नहीं है, कागजात को लेकर के भी प्रशासन ने कहा है कि कुछ अधूरे कागजात पेश किए गए जिस पर कार्रवाई होगी, जो लोगों ने पेश की उन पर कार्रवाई होगी, वो जमीन नगर पालिका की है, उसके बावजूद उसे वक्फ की जमीन बताया जा रहा है। और जब ये कहा जा रहा है कि अगर वो जमीन चलिए मान भी ली जाए वक्फ की भी है, आप अस्पताल के लिए दे सकते हैं, लेकिन पुलिस चौकी के लिए क्यों नहीं, क्या वो गलत है? तो इसका जवाब कोई ठीक ढंग से दे नहीं रहा अमितोष पारेख जी। धन्यवाद अनुराग जी, और आप सबको जॉर्जियन कैलेंडर की बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। अब जब बात करते हैं, देखिए मैं एक एक पॉइंट आपको प्रूव करता हूं अनुराग जी इस माध्यम से कि किस तरह से एएमआईएमएम का एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम करना, एंक्रोच करना, और इसीलिए उनको यहाँ पे पेट में दर्द हो रहा है। शुरू करते हैं हजरत मीर मोहम्मद दरगाह लैंड ग्रैब केस, उसमें एमआईएम ने हेल्प करी थी और एमएलए विरासत रसूल खान थे जो उसमें एक एंक्रोचर हुआ करते थे। एमएनसी ने ग्रैब करा एक दरगाह का लैंड, नाम था दरगाह हजरत बाबा सैफुद्दीन। एमआईएम लीडर इन्वॉल्वमेंट था एंक्रोचमेंट के अंदर में। तीसरा, एमआईएम लीडर का फिर एंक्रोचमेंट आया, मॉर्टगेज कर दी वक्फ प्रॉपर्टी लोन के लिए, 14 करोड़ का लोन था। और कौन था एमएलए एमआईएम का? मोहम्मद मुस्तफा खान, जिसको अफसर खान भी कहते थे। वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम करी मेहदीपट्टनम में, हैदराबाद में जहां पे आते, और वहां पे उसको लोन कर दिया 14 करोड़ के लिए, बाद में पे भी नहीं कर पाए। फिर आते लैंड अटैच टू दरगाह हजरत हुसैन शाही वली, उसमें भी एमआईएम लीडर आए थे, वक्फ प्रॉपर्टी थी, एंक्रोच कर दी, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी के साथ करप्शन हो गया। फिर आता है एमआईएम लीडर का केस, अब्दुल वाहिद ओवैसी colluded with land grabbers, encroachments of the वक्फ प्रॉपर्टी। केस रिलेट था मस्जिद सुल्तान बाग का। फिर आता है एमआईएम अब्दुल वाहिद ओवैसी सीम टू हैव colluded with land grabbers। कुल मिला के एमआईएम का जिसकी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पुलिस चौक पे, इनका एक इतिहास रहा है भाई, वक्फ प्रॉपर्टी को क्लेम करना, एंक्रोच करना, मॉर्टगेज कर देना, करप्शन करना, ग्रैब करना, और वो आज पब्लिक प्रॉपर्टी में चिल्ला चिल्ला के कह रहे वक्फ प्रॉपर्टी है। तो अपने आप में ही पहले अपने गिरबान में जाके फिर समझ में आएगा वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं। अब हम बात करते हैं आगे कल्यूशन की। तो देखिए अनुराग जी, संभल के विषय में बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन एक पॉइंट ही भूल गए अनुराग, भदौरिया जी भूल गए, राशिद शरीफ भूल गए, और साथ में इनके साथ की पार्टी के लोग भूल गए। एक 12 सेंचुरी में पोइट हुए थे श्री जयदेव, उन्होंने अपने दशवातम स्तोत्रम में एक बात कही थी, संभल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्म, भवने विष्णु से काल की प्रदुवश्यति। दैट मीन्स द बर्थ ऑफ काल्की विल टेक प्लेस इन संभल। और 2012 में संभल में कुंड पूजन और जिस तरह से गौरी कुंड की व्यवस्था जो थी हिंदुओं के लिए, वो समाजवादी पार्टी ने रोक दी थी। ये एक ऐसी समाजवादी पार्टी थी जिसके कार्यकाल में 5 साल 5 महीने में 5 दंगे हुए। मैं गिनाता हूं,
बरेली में जुलाई 22 में, अगस्त 11 में जन्माष्टमी प्रोसेशन में, जून 1 में कोशी कल्याण में, प्रतापगढ़ के अंदर में आस्थान विलेज में और सारनाई विलेज में। क्यों नहीं बात कर रहे अनुराग भदौरिया जी? लेकिन दिग्विजय सिंह ने तो मुजफ्फरनगर के दंगों में कहा कि समाजवादी पार्टी फेल्ड टू प्रोटेक्ट लॉ एंड ऑर्डर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट समाजवादी पार्टी फेल्ड टू प्रोटेक्ट लॉ एंड ऑर्डर इन मुजफ्फर राइट्स। कहां चले जाते हैं? शाहजहानपुर के अंदर में जर्नलिस्ट को जला दिया जिंदा। कहां चली गई थी समाजवादी पार्टी? अब समाजवादी पार्टी ने 40 केस विड्रॉ कर लिया अखिलेश यादव ने, जिन्होंने पुलिस वालों पे गोलियां चलाई थी 6 जुलाई 2011 को। कहां चली गई थी समाजवादी पार्टी? पूछेंगे, समय रहा तो पूछेंगे, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य से एक सवाल। आचार्य विक्रम, मैं आता हूं आदिल जी, आता हूं, अभी आता हूं। आचार्य विक्रमादित्य रह गए अभी। आचार्य विक्रमादित्य, एक पुलिस चौकी से इतनी परेशानी? बिल्कुल है साहब, बिल्कुल होती है। आपको याद होगा मैंने एक बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। किसका बयान था और क्या क्या स्थिति थी? मेरे आश्रम के बाहर एक पुलिस चौकी बन रही थी कोरोना काल के अंदर। उसके ऊपर आसपास के मुस्लिम समाज हाईकोर्ट में चले गए कि ये रोड के ऊपर पुलिस चौकी नहीं बन सकती। तो जज ने, हाईकोर्ट के जज ने लिखा कि आप समाज के अंदर पुलिस चौकी रोड पे ही बनाई जाती है, जगह बनाई जाती है, क्योंकि वो कंट्रोल करेगा। आप अपने घर में जगह देंगे पुलिस चौकी बनाने के लिए? तो ये तथाकथित तौर पर यहाँ पे आज पूरी डिबेट में अमेरिका से लेकर जापान और पता नहीं कहां कहां गए सारे के सारे लोग ये नहीं कह पाए कि जो वक्फ बोर्ड की लैंड है वो है कि नहीं है। लेकिन तथाकथित तौर पर वहां पर एसडीएम साहब ने इस बात को प्रूव कर दिया कि वो जमीन जो है वो सरकारी जमीन है। आज जो तथाकथित तौर पर हर जगह वक्फ बोर्ड तो हर जगह पहुंच जाता है, पार्लियामेंट में भी दावा कर दिया है कि जमीन हमारी है, राष्ट्रपति भवन पर भी हमारी है। अनुराग भदौरिया जी ज्यादा कहोगे ना, कल आपके घर ही पहुंच जाएगा कोई ना कोई लेकर दावा कि भाई ये हमी जमीन है। ये स्थिति ऐसी ही थी और इसीलिए इस पर अंकुश लगाने के लिए आज जो पार्लियामेंट्री बोर्ड वहां बैठा हुआ है ना, कि उसके लिए एसडीएम को पावर दी जा रही है। एसडीएम को पावर देना नहीं चाहते, संभल के विकास की बात कर रहे हैं। संभल का विकास कैसे होगा जब वहां लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कंडीशन है कि तुर्क और पठान आपस में लड़ रहे हैं, आपस में गोलीबारी कर रहे हैं? कौन कंट्रोल करेगा? पुलिस कंट्रोल करेगा। पुलिस ही को कंट्रोल करने के लिए बनाई जा रही है, लेकिन ये अभी भी कबीलों में बटे हुए हैं, अभी भी कबीलाबाजी चाह रहे हैं इस देश के अंदर। और वही स्थिति है। अभी एजुकेशन की बात चल रही थी, मैंने डाटा निकाल के देखा, यूपी के अंदर 88 यूनिवर्सिटीज हैं, 88 यूनिवर्सिटीज, लेकिन ये बच्चों को पढ़ने नहीं देते, मदरसों से बाहर निकलने नहीं देते। मदरसों से बाहर निकलने नहीं दोगे तो एकेडमिकली आपके बच्चे वही पठान और तुर्क करते रहेंगे। भाई जनाब, आज नया साल है, मौलाना साहब नया साल है, नया साल मुबारक हो आपको, नया साल मुबारक हो। लेकिन आपके मौलवी जो है ना, वो आज भी यही सिखा रहे हैं कि नए साल को मत मनाना, ये क्रिश्चियन का नया साल है। अरे भारत सबका है भाई, सबको मिलकर मनाना है। और पुलिस जब तक सही नहीं होगी ना, इस देश की पुलिस कंट्रोल नहीं करेगी तो आता था आपके ऊपर भी ताला बजाएंगे, तबला बजाएंगे। उन तबले को रोकने के लिए पुलिस चाहिए बढ़िया। ठीक है आचार्य जी। आदिल हसन। मुस्कान जी, के शर्मा इतना बिजली चोरी और इतना लंबा बात कर रहे थे, पूरी दुनिया ने देखा था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रक्षा दलाली की थी। नवाज शरीफ क्या मोदी गए थे बिरयानी खाने, जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए थे, तो रक्षा दलाली बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किया था, पूरा दुनिया जानता है। क्या रक्षा दलाली से बढ़ के कोई पाप हो सकता है क्या? बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा दलाली किया था, ऑन कैमरा कपड़ा कराया था। और अजहर मसूद को कंधार बीजेपी छोड़ी थी जाकर, और शेख हसीना को बीजेपी रखी हुई है बांग्लादेशी के नाम पर। और अभी 25 का इतना मेरी क्रिसमस करते हैं, प्रधानमंत्री मेरी क्रिसमस करते हैं, और इनके लोग जाकर क्रिसमस डिस्टर्ब कर रहे थे। प्रधानमंत्री तो पूरा मेरी समय खत्म हो रहा है मेरा। पूछिए बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहा था कि नहीं? आप उनको बंद करा दीजिए। पूछिए बीजेपी का राष्ट्रीय आप बोलिए कर रहा था। ऐसा है मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो करूं कि मैं पहले ही आपको बोला कि ओवैसी ने जो बयान दिया है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता रहे थे, ओवैसी के भी बयान का समर्थन करने की हैसियत यहाँ नहीं बची है। वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जान रहे हैं कि ओवैसी गलत बोला है। इसलिए आप देखिए बांग्लादेश से अमेरिका तक घूम रहे हैं, लेकिन उस जमीन पे नहीं बोल पा रहे हैं कि संभल की वो जो जमीन है उस पे झूठा दावा ओवैसी करके मुसलमानों को बहका रहे हैं। दिल्ली दंगे के आरोपी को टिकट भी दिया है। तो ये राजनीति है और ये राजनीति का स्वरूप है। अपनी बारी पर अपने गिरेबान में झांक करके कोई नहीं बोलता। संभल पर डिबेट थी, संभल की उस जमीन पर डिबेट थी जहां मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है। दिक्कत क्या है? वक्फ की जमीन है तो भी पुलिस चौकी बनाने में दिक्कत क्या है? और अगर नगर पालिका की जमीन है तो फिर तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन उस मुद्दे के अलावा लगभग सभी चीजों पर आज हमारे मेहमानों ने बोला है। तो कुल मिलाकर के मैं हमेशा कहता हूं, जनता जनार्दन है, वो तय करती है कौन क्या बोल रहा है, कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आज की डिबेट में समय इतना ही था। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज ताल ठोक के देखने के लिए। और
कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।